हेलो, गुड इवनिंग क्लास 9। कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर सा महत्वपूर्ण सा जो चैप्टर है क्लास 9 का, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट, आज उसे हम लोग समझने वाले हैं। तो एकदम कान में ईयरफोन लगाकर बैठ जाएं और अच्छे से आज की पढ़ाई को अच्छे से ध्यान पूर्वक, ध्यान से एक एक प्रश्नों को जो मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़ें समझें, ताकि आपके आने वाला जो क्लास 9 का जो रिजल्ट है वो अच्छा हो सके, और साथ ही साथ साइंस के जो अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट हैं वो आप अच्छे से सीख सकें घर बैठे यूं ही। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है क्या, मूल कंसेप्ट। तो मूल कंसेप्ट की जो अवधारणा है इसे थोड़ा हम लोग विस्तार पूर्वक आज समझने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मोल क्या है, कि रासायनिक विज्ञान की जो रसायन विज्ञान है उसकी गिनती की इकाई के लिए हम लोग मोल कंसेप्ट का, यानी मोल की जो अवधारणा है, मोल का जो कंसेप्ट है, जनरली उसे हम लोग लेकर आते हैं। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखें कि आखिर ये मोल है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो एक छोटे से छोटे कण से मिलकर बना है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। आगे आने वाले दिन में हम लोगों ने देखा, अकॉर्डिंग टू महर्षि कनाद एंड जॉन डाल्टन, की परमाणु को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी छोटे छोटे कणों में और तोड़ा नहीं जा सकता। मगर जे जे थॉमसन, जेम्स चैडविक और नील बोर्स के प्रयासों से हम लोगों ने ये देखा कि परमाणु के और भी छोटे कण हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये तीन अलग अलग कणों में हम लोग इसे विभाजित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो अब विभाजित जब हुआ तो ऐसे छोटे कणों को यदि हम लोग को काउंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली छोटे छोटे कणों को हम लोग गिन, तो ऐसे अगर आपको कहा जाए जो नजर भी अच्छे नंगी आंखों से या फिर नेकेड आई से हम लोग जिसको देख नहीं सकते, अब उसे यदि आपको काउंट करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे काउंट करोगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि मोल कंसेप्ट की जो अवधारणा है उसे हम लोग लेकर आए। तो यहाँ जैसा कि आपको इस क्लाउड में नजर आ रहा है कि हम बहुत छोटे छोटे कणों को एक एक करके नहीं गिन सकते, इसलिए वैज्ञानिकों ने गिनती के लिए एक विशेष प्रकार की इकाई बनाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर से, मोल, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो इसी मोल कंसेप्ट के ऊपर आज हम लोग पूरे पढ़ाई को अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करें इस मोल कंसेप्ट के विषय में। तो सबसे पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि आखिर ये मोल जरूरी क्यों है। ठीक है, आखिर मोल की जो अवधारणा है वो जरूरी ही क्यों है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे कणों को गिनने के लिए हम लोगों को मोल की आवश्यकता पड़ती है। एवं दूसरे पॉइंट के अगर देखें, जो देखिए नीचे में दूसरे पॉइंट में जो लिखा है, जो रासायनिक गणनाओं को सरल बनाने के लिए, ठीक है, जो कठिन रासायनिक गणनाएं हैं उसे सरल बनाने के लिए ये हम लोग मोल कंसेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में यदि हम लोग बात करें तो अभिक्रियाओं में पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम लोग मोल का उपयोग करते हैं। ये काफी जरूरी बातें हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक एक जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, क्यों जरूरी है, इंट्रोडक्शन क्या है, इन सभी के बारे में आप अच्छे से लिखिए कॉपी में और उसे रिवीजन कीजिए। देखिए कि आपके लिए मोल कंसेप्ट काफी इजी हो जाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वेस्ट बंगाल हिंदी मीडियम, ऐसे तो पूरे भारत में कहीं भी हिंदी मीडियम में जहाँ पढ़ाई हो रही है उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके परिचय के बारे में देखें, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में देखें कि आखिर मोल कंसेप्ट है क्या या मोल है क्या। तो हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के लिए अलग अलग इकाइयों का उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं दर्जन की, कौड़ी की, ठीक है, जोड़ी की, जैसे अगर आपको कहा जाए एक दर्जन, यानी एक दर्जन कहने का अर्थ क्या है बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि एक दर्जन आप आम लेकर आओ, ठीक है ना, तो एक दर्जन आम का मतलब आप क्या समझेंगे कि एक दर्जन आम का मतलब है कि आप यहाँ पर 12 आम टोटल लेकर आ रहे हैं, है ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, 12 आम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्जन कहते हैं, 12 आम। ओके, एक दर्जन में 12 आम। वैसे एक सैकड़ा यदि कहा जाए तो एक सैकड़ा में
100 वस्तुओं को मिलाकर एक सैकड़ा बना हुआ होता है। हम लोग जानते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि एक सैकड़ा, आप पेंसिल, जैसे आप पेंसिल है, पेंसिल लेकर आने के लिए, एक सैकड़ा यदि आपसे कहा जाए कि बेटा आप इरेजर लेकर आओ, तो आप कितने सारे लेकर आएंगे? 100 लेकर आओगे। एक दर्जन यदि आपको कहा जाए अंडे लेकर आओ, तो आप क्या ले आएंगे? 12 अंडे लेकर आएंगे। उसी प्रकार से यदि आपको कहा जाए कि कोई पदार्थ के जो कण हैं ये आपको 1 मोल लाना है, तो 1 मोल कहने का अर्थ क्या हो गया कि 6.022 गुने 10 का पावर 23 कण, इतने सारे कणों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। यानी कितना हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी यदि मोटी बात यदि कहा जाए कि 6.022 के बाद यहाँ आप 20 और शून्य लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ तो जगह भी कम पड़ गया, 17 18 19 20, इतने सारे कण यदि आपको मिला दिए जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। ओके, आपको ये बात समझनी होगी। मतलब इतने सारे कण, जैसे आप एक दर्जन में 12 कह रहे हैं, वैसे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का मतलब क्या हो गया कि इतने सारे कण, 6022 के बाद आप 20 जीरो बैठाएं, ठीक है, और उतना सारा जो नंबर होगा, इन नंबर को हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्चुअली में 1 मोल की संज्ञा बच्चों दे रहे हैं। ठीक है ना? तो बात आ गई समझ में। फिर देखते हैं, इसी प्रकार रासायनिक विज्ञान में परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है ना? अगर आप देखें कि हम अगर रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, अब छोटे छोटे कण को लेकर बात करें, तो छोटे कण ये किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, आयतन में काफी अधिक मात्रा में उपस्थित होंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इन आयनों की संख्या क्या होती है बच्चों? बहुत अधिक होती है। अणुओं तथा आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन्हें एक एक करके गिनना लगभग असंभव सा हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कणों की गिनती के लिए एक विशेष इकाई का उपयोग किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। मोल रसायन विज्ञान की गिनती की इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोल क्या है? रसायन विज्ञान की गिनती की इकाई है बच्चों। रसायन विज्ञान की गिनती की इकाई है। जिस प्रकार हम फल को खरीदते समय दर्जन का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि विज्ञान में या रासायनिक विज्ञान में कणों की संख्या को बताने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे तो हम लोग 2 नंबर पॉइंट को अच्छे से समझ ही लिया है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट बात किया जाए, अपने 3rd पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा इसे हम लोग देख लें कि ये जो है कि महत्वपूर्ण संख्या, जिसे ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, इसे सर्वप्रथम किसने लॉन्च किया था या किसने ऑब्जर्व किया था? कौन से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था? तो उनका नाम है एवोगैड्रो, इसलिए इसे एवोगैड्रो नंबर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु, अणु या आयन, इनके संख्याओं को दर्शाती है। ठीक है ना? आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आते हैं कि मोल, ये मोल जो है, मोल की अवधारणा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाए। ठीक है ना? कहाँ कहाँ उपयोग किया जाएगा? तो रासायनिक अभिक्रियाओं की गणना करने में हम लोग मोल का उपयोग करते हैं। पदार्थों की मात्रा को ज्ञात करने में हम लोग इसका यूज करते हैं बच्चों। ठीक है ना? और यदि हम लोग देखें, और हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, तो और हम लोग देखें संख्या के प्रश्नों को यदि हम लोग हल करें, वहां कर सकते हैं। और रासायनिक विज्ञान के सभी गणनाओं की आधारशिला जो है, ये क्या है? हमारा मोल है। सभी का आधारशिला ही क्या है? ये मोल है बच्चों। तो ये बात हम लोग को समझनी होगी और अच्छे से आगे बात करनी होगी। याद रखने वाली बात ये है, ये ब्लू कलर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जहां मैं अभी, ये मेरे नीचे जस्ट ऐसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ नीचे में, कि मोल हमें रसायन विज्ञान की दुनिया में गिनती करना सिखाता है, आसान और मजेदार तरीके से। बच्चों इसे हमको ध्यान रखना है कि हमें साधारण दुनिया में क्या करता है? आसान और मजेदार तरीके से मोल बताता है कि कैसे हम लोगों को गणना करना है रासायनिक विज्ञान में। तो कुल मिलाकर जमा बात यह हो गया बच्चों कि मोल की अवधारणा हमें बड़ी संख्या में
मौजूद कणों को आसानी से समझने, गणना करने में मदद करता है। यह रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है जो आगे आने वाले सभी अध्यायों की नींव रखता है। यानी यदि आपका मोल कंसेप्ट खराब होगा तो क्लास 10 में जो आपका जो रासायनिक गणनाएं चैप्टर 3 है वो आप नहीं समझ पाओगे। उसके बाद मोल कंसेप्ट यदि आपका खराब है तो इसका इम्पैक्ट आपको परमाणु संरचना तो है ही, उसके साथ साथ आप मान के चलो कि जितने भी गणनाएं हैं, उसके बाद आप बात करें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब में भी आपका मोल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आप पीरियोडिक टेबल देखो, फिर उठाकर यदि आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप पढ़ते हो तो उसमें आपको मोल कंसेप्ट की अवधारणा वहां पर यूज होगा, केमिकल बॉन्डिंग में यूज होगा, और केमिस्ट्री के विभिन्न जो अंग हैं, हर एक प्रकार के अंग में मोल आपको जो है यूज होगा ही होगा। इसीलिए बच्चों आप लोग को ये चैप्टर काफी अच्छे से ध्यान देकर समझना है। और अब तो खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आराम से बैठकर पढ़े और समझे कि आखिर में ये मोल है क्या। इसे बहुत अच्छे से समझने वाली बातें हैं। तो आइए हम लोग फिर से एक बार डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ें, आखिर ये मोल है क्या। इतने देर से हम लोग जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मोल के विषय में, तो इस पूरे घटना को यदि आपको कहा जाए कि आखिर एक मोल है क्या, तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो यदि हम कोई पदार्थ ले लें, ठीक है, उपस्थित पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या परमाणु, अणु या आयन, परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, यदि 12 ग्राम कार्बन 12 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे एक मोल कहते हैं। अब ये बात क्या हो गया बच्चों, कार्बन हम लोग जानते हैं, कार्बन जो एलिमेंट है, ठीक है, आपको एलिमेंट का नाम तो जनरली 20 नाम याद ही होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 नाम आपको एकदम जबान पर रटे हुए होने चाहिए। ऐसे तो पीरियोडिक टेबल में यदि आप देखोगे तो करीब करीब 118 एलिमेंट है, मगर उतना अभी क्लास 9-10 के लिए आपको एटलीस्ट जो 20 जो आपका जो नाम है ये आपको सीरियली एकदम अच्छे से एकदम कंसेक्यूटिवली आपको याद करना। मतलब हाइड्रोजन के बाद ऐसा नहीं कि आपको सोडियम बोल देना है, आपको हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही बोलना है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे करके आपको बोलना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब ये कौन सी बात हो गई कि कार्बन 12 में हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है, ये कार्बन की यदि हम लोग बात करें तो कार्बन का जो परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 12 होता है। कितना होता है, 12। पेन को क्या हो गया, दिख नहीं रहा है, हाँ 12 होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और इसका एक और आइसोटोप होता है, वो होता है 6C12। पेन क्यों नहीं चल रहा है, 6C12, ठीक है ना, यहाँ 6 है बच्चों, इसको देख लीजिएगा, 6C12 एंड 6C14, ठीक है, दो आइसोटोप होते हैं, जिसमें कि ये जो 6C14 है, ये वाला क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, यानी रेडियो सक्रिय होता है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। ये जनरली हमारे आसपास बहुत अच्छा से पाया जाता है 6C12 कार्बन। ये वाला जो कार्बन है, इसमें उपस्थित जितने परमाणु हैं, ठीक है ना, जितने परमाणु होंगे, ठीक है, परमाणुओं की जितनी संख्या होगी, ठीक है, हम लोग मतलब इसमें 6C12 में यदि हम लोग कार्बन लेते हैं, अब वो कितना लेते हैं, 12 ग्राम लेते हैं। क्यों 12 ग्राम लिए, क्योंकि इसकी परमाणु जो द्रव्यमान है या द्रव्यमान संख्या है वो 12 है। अब 12 जैसे ही है उसके बगल में यदि हम लोग ग्राम लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम अणु द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम अणु द्रव्यमान। तो 12 ग्राम यदि हम लोग कार्बन लेते हैं, उसमें जितने सारे कार्बन के परमाणु पाए जाएंगे, अब 12 ग्राम यदि हम लोग कार्बन लेकर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे जिसे हम लोग को काउंट करना होगा। तो यदि हम लोग 12 ग्राम परमाणु लेकर आते हैं, 12 ग्राम कार्बन लेकर आते हैं, और लेकर आने के बाद आप लेकर आए 12 ग्राम कार्बन, अब मैं पूछूं बच्चों कि इसमें कितने परमाणु होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, उसमें परमाणुओं की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे परमाणुओं की कण उसमें पाए जाएंगे, किसमें, 12 ग्राम में। उसी प्रकार से यदि मैं कहूं
यदि मैं कहूं कि आपके पास सोडियम है, ठीक है ना, तो सोडियम का यदि मैं आपसे बात करूं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, तो 11 होता है। 11 Na मतलब Na नहीं, पेन बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों। Na इसका मात्रा कितना होता है, मात्रा संख्या 23। तो यदि मैं 23 ग्राम सोडियम लेकर आता हूं, 23 ग्राम क्या है, इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या है। अब इस संख्या में यदि हम लोग ग्राम लगा दें 23 ग्राम, तो हो जाएगा क्या, ग्राम परमाणु द्रव्यमान 23 ग्राम। तो यदि मैं कहूं कि यदि आप 23 ग्राम सोडियम लेकर आते हैं मार्केट से खरीद कर, तो 23 ग्राम में कितने सारे परमाणु होंगे सोडियम के, सोडियम है तो सोडियम का ही परमाणु होगा, तो कितने सारे सोडियम के परमाणु होंगे, तो बेटा होगा इसमें 6.022 गुने 10 का पावर 23, इतने सारे परमाणु पाए जाएंगे। ये है कंसेप्ट मोल का। बशर्ते यदि हम लोग बात करें H2O की, किसकी बात करें, H2O की, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में यदि हम लोग बोले कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो इसका परमाणु भार होता है 1, मगर यहाँ पर है कितने, 2, तो 2 into 1 हो गया 2, और ऑक्सीजन का होता है कितना, 16 होता है 16, तो 16 + 2 हो गया कितना, 18, है ना। तो यदि हम लोग 18 ग्राम यदि वाटर हम लोग लेकर आते हैं, तो 18 ग्राम वाटर में मैं अगर कहूं कि इसमें कितने सारे अणु होंगे, यहाँ परमाणु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा परमाणु मिले हुए हैं। तो 2 से ज्यादा, यदि 2 क्या, 1 से ज्यादा भी अगर परमाणु कहीं पर मिले होते, जैसे ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें O2, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का ही 2 परमाणु मिला हुआ है, ठीक है, तो वो अणु बना दिया है। 1 से ज्यादा परमाणु यदि मिलकर एक नए प्रकार की यौगिक यदि बना देते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, अणु कहेंगे। तो ये क्या होगा, अणु होगा। तो इसी प्रकार से H2O का क्या है, अणु है। तो इस अणु में यदि मैं कहूं कि ये तो एक अणु हो गया, तो यदि और इसका ग्राम अनुभार कितना हो गया, 18 हो गया, किसका, H2O का, ठीक है ना। H2O का ग्राम अनुभार कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये 18 ग्राम यदि मैं 18 ग्राम यदि मैं वाटर लेकर आता हूं, अब मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने सारे वाटर के अणु होंगे, कितने सारे वाटर के अणु होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, अणु होंगे, कितना होगा आंसर, तो इतना होगा 6.022 गुना 10 का पावर 23, इतने सारे अणु वाटर के इसके अंदर में आए जाएंगे बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था आपका कंसेप्ट। चलिए, आवश्यक क्यों है छोटे छोटे कणों को गिनना है, सीधे गिनना असंभव होता है, तो इसीलिए हम लोग मोल के कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। मोल हमें बड़े संख्याओं के साथ काम करने में सहायता प्रदान करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की गणना के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सब उपयोग को आप लोग देख लें, ये आता भी है कि उपयोग क्या है, आवश्यकता क्यों है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, आप अपना कॉपी में इसका नोट्स बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है बच्चों, कि किसी भी परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दो चीज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या को यदि हम लोग ऐड करें, तो क्या आएगा, हमारे पास परमाणु द्रव्यमान संख्या आएगा। यानी किसी के पास यदि प्रोटॉन की संख्या है 11 और न्यूट्रॉन भी है 11, तो कितने हो गए, 22 हो गए उसके परमाणु संख्या। समझ आ रहा है, किसी के पास 11 है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है मान लीजिए 12, तो उसका परमाणु संख्या हो गया 23। तो ये 23 किसका होता है, तो सोडियम का होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। तो ये हो गया क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या। मगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये तो एक संख्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक संख्या है, मगर संख्या जितना आया, जैसे मान लीजिए सोडियम के लिए संख्या आता है कितना, 23, कितना आता है, 23। अब इस 23 के बगल में ये जो 23 आया बच्चों, इस 23 के बगल में यदि हम लोग बस सिंपल सा ग्राम लिख देंगे, ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम परमाणु भार, बात खत्म, या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। जैसे यहाँ आपको एग्जांपल जो है ऑक्सीजन के लिए लिया गया है, या ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 16, और इसके बगल में जस्ट हम लोग यहाँ पर ग्राम लिख दिए तो 16 ग्राम हो गया। अब 16 ग्राम को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ग्राम परमाणु
द्रव्यमान या ग्राम एटॉमिक वेट के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं आणविक द्रव्यमान। अभी अभी हम लोग देखे कि एक से ज्यादा यदि परमाणु मिलकर एक नए प्रकार की यौगिक बनाते, नए प्रकार के पदार्थ बनाते हैं जिन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं। उस यौगिक में क्या होगा, अणु होगा, परमाणु नहीं होगा। मतलब परमाणु ही है, छोटे छोटे परमाणु को मिलकर अणु बना रहे हैं। ठीक है, अणु, तो यहाँ हम लोग किसको मेजर करेंगे, अणु को, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ यहाँ पर परमाणु हो जा रहा है, इसलिए ग्रुप ऑफ परमाणु एक पर्टिकुलर रेशियो में रहेगा, तो हम लोग इसे किस नाम से जानेंगे, अणु के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। तो किसी भी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को यदि हम लोग ग्राम में लिखते हैं, जैसे अभी अभी मैंने कहा कि हाइड्रोजन का जो तुम्हारा परमाणु द्रव्यमान होता है 1, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 1 होता है ना। परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। और ऑक्सीजन कितना है बच्चों, ऑक्सीजन है 1, तो ऑक्सीजन का होता है कितना, 6। तो ये इनको अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हो गया कितना, 2, यहाँ हो गया कितना, 2, और यहाँ पर तो 16 है ही। अब इन दोनों को यदि ऐड की जाए तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो यदि हम लोग कहें कि H2O यानी जल का जो अणु द्रव्यमान है वो कितना है, आणविक द्रव्यमान कितना है, तो 18 है। अब बस सिंपली 18 के बगल में यदि हम लोग ग्राम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम अणुभार, इसे हम लोग बस यही कहेंगे और कुछ नहीं, बस बगल में ग्राम लिख देना है। सिंपल सा तो चीज है बच्चों, समझना तो है नहीं कुछ, बस ग्राम लिखना है, वो क्या हो जाएगा, ग्राम अणुभार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। मोलर द्रव्यमान भी कुछ नहीं है, किसी भी पदार्थ का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान अथवा ग्राम आणविक द्रव्यमान, अभी अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, या ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, बस ये जितना होगा, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग 1 मोल के नाम से जानेंगे। यानी किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, बात खत्म। जितना भी मोलर द्रव्यमान है उसी को हम लोग 1 मोल कहेंगे। जैसे वाटर के लिए कितना होता है, 18, तो 18 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में 18 ग्राम होगा। 1 मोल में कितने सारे अणु होंगे, तो 18 ग्राम होंगे। 1 मोल में ऑक्सीजन गैस के कितने सारे अणु होंगे, ठीक है, तो 1 मोल होंगे। और 1 मोल यानी हमें यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर मैं एक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए लाया हूँ कि जो ग्राम है, कौन, मोलर द्रव्यमान जो है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल। ये दोनों क्या है, दोनों बराबर एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। आप यदि आप कहते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम आणविक द्रव्यमान, यही 1 मोल है। ठीक है, यानी 1 मोल यदि मैं कहूं कि 18 ग्राम में यदि कहूं कि आप पानी या जल लेकर आओ और उसमें कितने सारे अणु होंगे, तो अणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, बस आपको सिंपल बोल देना 1 मोल होगा। और 1 मोल कहने का मतलब क्या है, 6.022 गुने 10 का पावर 23, दैट्स ऑल। उसी प्रकार से ऑक्सीजन गैस यदि आप लेकर आते हैं तो उसका ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो होता है 32। अब ये 32 ग्राम यदि आप ऑक्सीजन गैस लेकर आते हैं, अब मैं अगर कहूं कि इसमें कितने सारे अणु होंगे, तो अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुने 10 का पावर 23, दैट्स ऑल। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 होता है, 44 ग्राम होता है। तो इसका 44 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 6.022 गुने 10 का पावर 23, बस यही सिंपल सा लॉजिक है। उसी प्रकार से NaCl के लिए होता है 58.5, या 58.5 ग्राम के लिए हम लोग 1 मोल कहेंगे। 1 मोल मीन्स वही 6.022 गुने 10 का पावर 23, बस यही तो सिंपल सा चीज है बच्चों, ठीक है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं इनको हम लोग थोड़ा देख लें कि द्रव्यमान से यदि मुझे मोल जाना है, यदि आपको द्रव्यमान दिया हुआ है किसी भी वस्तु का, जैसे आप मान लीजिए कि 50 ग्राम लेकर आए हैं, ठीक है, 50 जैसे 18 ग्राम है तो 1 मोल होता है। यदि 18 ग्राम में यदि आपको कहा जाए कि 36 ग्राम यदि आप लेकर आते हो, 36 ग्राम वाटर लेकर आते हो, तो 36 ग्राम वाटर यदि आप लेकर आओगे तो उसमें कितने सारे मोल होंगे, तो आपको क्या करना है, बस सिंपली मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देना है उस मास को, यानी जो मास आपने लेकर, जैसे 36 ग्राम आपने लेकर आया है, उसे आपको मोलर द्रव्यमान किसका, वाटर का ही मोलर, यदि आप वाटर ला रहे हैं तो वाटर का मोलर द्रव्यमान से आपको डिवाइड करना है। ग्राम मोलर द्रव्यमान जो है वही मोलर द्रव्यमान, वही है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, वही, इससे आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा सिंपली, ठीक है ना। जो भी मास है, जैसे मान लीजिए आप 36 ग्राम यदि आप लेकर आते हैं, ठीक है ना, 36 ग्राम,
ग्राम 36 ग्राम आप लेकर आते हैं। 36 ग्राम को आप डिवाइड कर दे रहे किसे 18 से। 18 क्या है? जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान, उससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 2। यानी आप 36 ग्राम यदि वाटर लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं, ये जो पानी है यदि आप 36 ग्राम यदि आप लेकर आते हैं, गिन कर 36 ग्राम यदि आप लेकर आते हैं तो उसमें कितने सारे मोल होंगे बच्चों? तो उसमें मोल होंगे 2 मोल। बस यही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बस इसे डिवाइड कर देना है। ये सिंपल सा चीज भी है कि 18 ग्राम में यदि 1 मोल होता है तो 36 ग्राम में 2 होंगे। इस प्रकार से आप किसी भी, अगर 50 ग्राम हो तो 50 को आप 18 से डिवाइड कर दो, जो आएगा उतना ही मोल होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे बात करते हैं हम लोग। अब मोलों से कणों की संख्या ज्ञात करना। आपको मोल पता है, ठीक है, मोल पता है, आपको पता करना है कि कितने सारे कण हैं, यानी कणों की संख्या कितनी है। यदि मान लीजिए आपको 2 मोल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप 2 मोल्स को, यदि मैं कहूं आपके पास 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होंगे? यदि आपको कितने सारे अणु आपको काउंट करना है, कितने सारे अणु होंगे, तो अणु को काउंट हम लोग कैसे करेंगे? अब जाएंगे, जाकर बैठ के काउंट करेंगे एक अणु को, CO2 के अणु को? नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्या करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। आपको जितना मोल दिया गया है, मान लीजिए आपको 4 मोल दिया गया है, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो संख्या से। एवोगैड्रो संख्या कितना है? 6.022 गुने 10 का पावर 23। बस इससे आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो आपको कणों की संख्या आ जाएंगे कि कितने सारे कण हैं। अब कणों की संख्या से मोल ज्ञात करना। आपको कणों की तो संख्या पता है, ठीक है, इतने सारे कण हैं, वहां से मोल आपको पता करना है। तो कुछ नहीं करना है कि आपको मोल पता करना है ना, तो मोल पता करना है तो जो नंबर दिया हुआ है, कितने ये कितना नंबर है, मान लीजिए कि इतने सारे नंबर है, मान लीजिए आपको दे दिया है कोई भी एक नंबर दे दिया है, ठीक है ना, इसमें कितने सारे मोल होंगे, ठीक है। आपको क्या करना, बस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर। ठीक, इसका उल्टा है जी, ठीक है। आप n डिवाइडेड बाई Na करोगे, यहाँ पर देखिए इसी से, तो आपको नंबर, बस इस फॉर्मूला से, ये जो पहला वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, इस वाले फॉर्मूला से ही, यहाँ जो फॉर्मूला है आप अच्छे से देखें, ये बगल वाला, ये जो फॉर्मूला है, ये और ये दोनों ही एक ही टाइप का फॉर्मूला है, बस इधर उधर किया हुआ है। आपको जो देगा एक जो 2 क्वांटिटी दे देगा और यहाँ से एक क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करने रहेगा। ये दोनों ही फॉर्मूला एक ही टाइप का फॉर्मूला है, इसीलिए ये दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब क्विक एग्जांपल कर लें तो यदि मैं बात करूं कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो आते हैं कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, तो जल में 1 मोल होंगे, तो जाहिर सी बात है 2 मोल ऑक्सीजन यदि हमारे पास है तो कितने सारे उसमें अणु होंगे, 2 मोल कहा है, तो 2 मोल को हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे क्या 6.022 यानी एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें आ जाएंगे क्या, कितने सारे ऑक्सीजन के अणु पाए जाएंगे। तो हमने इसे मल्टीप्लीकेशन किया 2 × 6.022 गुने 10 का पावर 23, तो इसे मल्टीप्लीकेशन करने से आया 1.2044 × 10 to the power 24। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब सेम वैसा ही 3 अलग अलग फॉर्मूला थे, तीनों से मैंने आपको एक एक प्रश्न करके बता दिया है। 44 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, आपको 44 ग्राम CO2 दिया, उसमें बोलेंगे कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, कितने मोल होंगे, तो मोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग जो है 44 ग्राम जो है उसको 44 ग्राम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, बात खत्म है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमारा 1 मोल आ जाता है कि कितने सारे मोल होंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करना है ना, कितने मोल होंगे 44 ग्राम, हम लोग आराम से फाइंड आउट कर लिए, 1 मोल होंगे, और क्या 44 डिवाइडेड बाई 44, ठीक है ना। 44 ग्राम ही लेकर आए, 44 ग्राम CO2 ही लेकर आए, तो 44 ग्राम CO2 लाए हैं, 44 तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो होता है, तो 44 कैंसिल होकर के 1 मोल हो गया, बस सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे कि 1 मोल में सभी पदार्थों के कणों की संख्या समान होती है। एवोगैड्रो नंबर का मान हमेशा स्थिर रहेगा। मूल अवधारणा संख्यात्मक प्रश्नों पर आधारित होते हैं और यह इकाइयों का उपयोग होता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। गलतियों को आप लोग देख लें कि कहाँ गलती होते हैं, ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लें और समझिए इकाइयों को भूल जाना ये सामान्य गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, तो ये सब गलतियों को आपको ध्यान रखना है। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में भ्रम हो जाता है कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों एक है, नहीं, दोनों ही अलग अलग चीज है। एक अणु का द्रव्यमान है और एक परमाणु का द्रव्यमान है। अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बिना सूत्र लिखे प्रश्न को हल कर दिया जाता है बच्चों के द्वारा, गलत बात है, उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। एवोगैड्रो की संख्या गलत लिख देते हैं कभी, उससे गलती हो जाती है, तो ये सब गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना।
कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न रखा है। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं कि एक मोल में कणों की संख्या होती है, कितनी होती है भाई? तो आप लोग जानते हैं कि एक मोल में जो कणों की संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। O2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? O2 का मोलर द्रव्यमान हम लोग जानते हैं कि 32 ग्राम होता है, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। 18 ग्राम जल में कुल कितने मोल होते हैं? तो 18 ग्राम जल में बेटा 1 मोल होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ठीक है, आइए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मोल को परिभाषित कीजिए, आप लोग परिभाषा लिखिएगा, एवोगाड्रो संख्या क्या है इसे लिखिएगा। मोलर द्रव्यमान को परिभाषित करना है, मोल की गणना के लिए सूत्र लिखना है, ये सभी आप लोग आइए आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, आप लोग इसको आराम से घर में बनाइएगा और याद कीजिएगा। आइए कुछ अभिकथन और कारणों को हम लोग देखें। ठीक है, कि दो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें क्या सही है क्या गलत है देखिए। तो अभिकथन आपको दिए हैं, यानी असर्शन आपको दिया है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या समान होती है, एक मोल में कणों की संख्या समान होती है, और एवोगाड्रो संख्या सभी पदार्थों के लिए स्थिर होती है। बात तो सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या, दोनों ही सही है। ठीक है, ए और आर यानी रीजन दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। बात तो सही है। देखिए प्रश्न पे ध्यान देखिएगा, सब किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या समान होती है। हाँ ठीक है, एक कणों की संख्या तो समान होती है, कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, एक समान होती है ना? तो बात तो सही है। और एवोगाड्रो संख्या सभी पदार्थों के लिए स्थिर होती है। हाँ, एवोगाड्रो संख्या तो सभी के लिए स्थिर होता है, और जो संख्या होती है एवोगाड्रो संख्या, तो ये एवोगाड्रो संख्या जो समान संख्या जो ऊपर में जो अभिकथन में दिया है वो क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो एवोगाड्रो नंबर तो यहाँ है ही, वही उसका सही कारण भी है, और वो कारण दिया है असर्शन, तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है। ठीक है, और आर जो है यानी कारण जो है, रीजन जो है, वो असर्शन का, अभिकथन का वो पूर्ण सपोर्ट करता है, यानी व्याख्या देता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। रसायनज्ञ परमाणुओं को गिनने की बजाय मोल का उपयोग करते हैं, क्यों? तो यहाँ बहुत अच्छी से लिखा हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद रखने वाली कुछ कुछ बातें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक मोल क्या होता है, हमेशा इकाइयों का उपयोग नहीं करें, मोलर द्रव्यमान अच्छे से याद कर ले, अभ्यास की सफलता की यह एक पूंजी है बच्चों। तो कुल मिलाकर यदि हम लोग यहाँ देखें कि यदि आपको दिया हुआ है एक मोल कार्बन तथा एक मोल कॉपर, एक मोल कार्बन यदि हम लोग दे दें, ठीक है, और एक मोल यदि हम कॉपर दे दें, तो एक मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों? 12 ग्राम। 12 ग्राम। एक मोल कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा? तो 63.5 ग्राम। मगर सोचने वाली बात यह है, और समझने वाली बात और आश्चर्य बात यह है कि इन दोनों में जो कणों का जो संख्या होगा, ये दोनों समान होगा। जितना इसमें कण होंगे कॉपर में, उतना ही कितना होंगे कार्बन में होंगे, बशर्ते दोनों का ग्राम अलग अलग है। एक है 12 ग्राम, एक है 63.5 ग्राम, दोनों ग्राम अलग है, मगर दोनों में जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, वो परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा कंपैरेटिव स्टडी है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें, मैं एकदम केवल आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है ना? चलिए थोड़ा मोल कंसेप्ट को एकदम माइंड मैप में देखें। ये माइंड मैप को आप लोग अच्छे से बना लें घर पे। ठीक है, ये एक मैजिक नंबर है जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल को अगर हम लोग देखें यदि मात्रा में, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मोलर मास बोलते हैं। यदि हमको मास से मोल आना है तो डिवाइड कर देंगे, और अगर हमको मोल से मास में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसी प्रकार से एसटीपी पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, एक मोल का यदि आयतन हम लोग कहें तो आयतन कितना होता है? 22.4 22.4 लीटर होता है। तो यदि हम लोग मोल को 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आयतन में बदल जाएगा, आयतन से हम लोग को इधर आना है मोल में, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बातों को आप लोग को समझ में रखना है। पार्टिकल्स हम लोग जानते हैं कि n/a करेंगे, इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ये वाला भी फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया, ये वाला भी फॉर्मूला स्टडी किया। ये पूरे माइंड मैप को आप अच्छे से घर पे बना लोगे। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पर देख ले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसे घर पे इसको बनाइए। ठीक है ना, और स्टडी कीजिए। ये भी देखिए बहुत अच्छा माइंड मैप है आपके लिए। ठीक है, इस माइंड मैप को भी आप लोग बना सकते हैं। 1 मोल क्या होता है? ये पूरा 22.4 लीटर 22.4 लीटर ऑफ गैस एनटीपी और एसटीपी पे अगर हम लोग ले ले, उसी को हम लोग मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। 6.022 इंटू 22, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ 6 पॉइंट, यहाँ होगा 6
क्या हुआ? ओ, हाँ, यहाँ होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 मोल को 1 ग्राम एटम से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 ग्राम मोल से भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला मास से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा आपके लिए ये डायग्राम होगा, ठीक है, और ये माइंड मैप होगा। इसके साथ ही लगभग मोल कंसेप्ट के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरों के पास शेयर भी करें, दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ उन बच्चों को भी उचित मात्रा में प्रयोग हो सके। तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम।